से समझा। अब क्या बोलते हैं, एतेषु कोशेषु मध्य, इन तीनों कोशों के बीच में जो विज्ञानमय कोश है उसमें ज्ञान शक्तिमान, वह विज्ञानमय कोश की प्रधानता क्या है? बोले ज्ञान शक्ति। बस जानना, समझना, निर्णय करना, पहचानना, बस ये है उसका काम, ज्ञान शक्तिमान। और इसलिए कर्तृरूप, एक नया विभाग, इट्स अ न्यू क्लासिफिकेशन। ये क्या है? उसी चीज को अब एक नया विभाग बनाते हैं, एक नए ढंग से उसका वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरणम, एक एक वर्ग बनाया। तो अब एक नया वर्ग बनाया, उसका नाम क्या है? तो बोले कर्तृरूप। अभी बोल रहे थे विज्ञानमय कोश, अब कहते हैं इसी विज्ञानमय कोश को, चूंकि वह ज्ञान शक्तिमान है, इसलिए हम बोलेंगे कर्तृरूप, कर्त्रात्मक व्यक्तित्व। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद मुझे नहीं आ रहा है, डूअरशिप जिसमें हो, लेकिन पर्सनालिटी कैसे करेंगे मालूम नहीं। बहरहाल आप इसको समझिए, कर्त्रात्मक व्यक्तित्व। ठीक है। दूसरा, मनोमय कोश के लिए कहा उन्होंने, मनोमयः इच्छा शक्तिमान करण रूपः। अब इसमें मनोमय कोश में समाहित होकर के आचार्यों ने देखा तो बोले इसमें केवल जानने पहचानने की बात नहीं रहती, पाने की बात होती है। इच्छा माने क्या? पाना। जिसको हमने जाना अब उसको है पाना। विज्ञानमय कोश तो बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो जानता है, पहचानता है, विश्लेषण करता है, निर्णय पर पहुंचता है। पाना खोना उसका काम नहीं, चाहिए नहीं चाहिए ये विज्ञानमय कोश में नहीं होता, एनालाइज करता है वो। लेकिन फिर मनोमय कोश कहता है कि भाई अगर आपने ये समझा कि ये बढ़िया चीज है तो फिर पाओ ना उसको, बस। इच्छा शक्तिमान, ऑब्जेक्टिविटी इज लॉस्ट, नाउ यू आर इन इट। आप उसमें कहीं न कहीं शामिल हो गए व्यक्तिगत रूप से, चाहिए अब मुझे ये, और यहीं से सारी भावनाएं फिर प्रवाहित होती हैं। इमोशंस का संबंध क्या है? आप खूब विश्लेषण करके देखना, सोच करके देख लेना, समाहित होके देख लेना, चाहे जितने प्रकार के भाव हैं उनके मूल में कहीं इच्छा महारानी विराजमान रहती हैं। बोले दया की क्या जरूरत है, उसमें कहाँ इच्छा है? सबसे बड़ी इच्छा है उसमें। दया माने क्या? दूसरे की तकलीफ देखी, कष्ट देखा, और आपका चित्त है संवेदनशील, तो आपके भीतर वो कष्ट पहुंच गया, उसको बोलते हैं सह अनुभूति, सहानुभूति। सहानुभूति माने क्या? सह अनुभूति, सिंपैथी। बढ़िया शब्द बनाया उन्होंने भी, सिंपैथी। अच्छा, तो अब होने लगा आपको कष्ट, और फिर आप चाहते हो कि मेरा कष्ट दूर हो। वो कैसे दूर होगा? जब तक वहां न दूर हो तब तक तो दूर हो नहीं सकता, वहीं से आया है ना। तो बोलो भाई ये बच्चा बहुत बिलबिला रहा है, हमारे यहाँ एक शब्द है बिलबिलाना। अब देखो भूख से बिलबिला रहा है, अब ये बहुत कष्ट हो रहा है, दो कुछ। वो खुश हो गया तो हुआ क्या अंतिम परिणाम?
आपको राहत मिल गई, शांति रखो, इसलिए वो भी इच्छा का ही परिणाम है, डोंट वरी। हाँ। मुझे ठीक से याद है कि नहीं, इतना विश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने शायद माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ में कहीं आता है कि कोई बछड़ा रोग से तड़प रहा था, उसको बीमारी हो गई कुछ, गांधी जी के, हाँ, गांधी जी ने कहा इसको मार दो भाई। परम अहिंसा के पुजारी, उन्होंने कहा यही अहिंसा है, इसका कष्ट दूर करो। अरे उनको खुद कष्ट हो रहा था, वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन वो चले जाने से संवेदना है ना, तो वो मन में रहेगा कि उसका क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। राजा भरत हिरण की चिंता करते करते मर गए। क्या, किस लिए? वो इच्छा थी कि वो ठीक बना रहे, अब क्या हो, कहाँ खाएगा, क्या करेगा, बस करते करते महाराज मरे, खुद ही हिरण बन गए। ये ईर्ष्या बिना इच्छा के हो सकती है? इसलिए कितना सुंदर पिन पॉइंट कर दिया है, नेलिंग जिसको बोलते हैं वो किया हुआ है। मनोमय इच्छा शक्तिमान, और इसलिए करण रूप है, ये करण रूप है, ये दूसरा विभाग है। मैंने कहा ना कि ये कोश को अब दूसरी तरह से श्रेणीबद्ध करके समझाते हैं। विज्ञानमय को कर्तृ रूप कहा, मनोमय को करण रूप कहा, और प्राण को कार्य रूप कहा। क्या बोलते हैं? तो प्राणमय क्रियाशक्तिमान कार्य रूप। वाह, अच्छा, अब ध्यान रखिए, ये कोई बहुत परमार्थ की बात नहीं है। इट प्रोवोक्स यू कि आपको भी अगर सामर्थ्य हो चिंतन की, तो आप अलग ढंग से कोई श्रेणी बना करके अपने भीतर की चीजों को समझिए, कोई मना ही नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जितना है उतना ही समझ ले, वही बड़ी बात है। नई श्रेणी बनाने की तो सामर्थ्य कहां से लाएं? उन्होंने कोश कहा, अब कर्तृ करण कार्य रूप कहा, और अब बोलते हैं कि इन तीनों रूपों का जो मिलित रूप है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। चीज एक ही है, तीन तीन नाम बना दिए। विज्ञानमय कोश कर्ता, प्राणमय कोश कार्य रूप, मनोमय कोश करण रूप। देखो, और अब मिला दिया सब तीनों को, तो बोलते हैं योग्यत्वात् एवं एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति। योग्यत्वात् माने चूंकि इन तीनों में ये योग्यता है, इसलिए एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति। इनके ये विभाग हैं ऐसा वर्णन करते हैं। कौन लोग? आचार्याः वर्णयन्ति, ऋषयः वर्णयन्ति, महानुभावाः वर्णयन्ति। ये एतेषाम एवं विभाग, इन तीनों का, तीनों कोशों का यह भी एक नया विभाग हो सकता है, ऐसा हमारे आचार्य लोग कहते हैं। किसने कहा ये? सदानंद स्वामी जी ने कहा। हाँ, सदानंद स्वामी जी ने कहा कि हमारे आचार्य लोग इन्हीं तीनों कोशों को ऐसा भी बोलते हैं, कर्तृ रूप, हाँ, करण रूप और कार्य रूप। अब बोल देते हैं अंत में, एतत् कोशत्रयम मिलितम सत्। इन कोशत्रय को मिला करके देखें, सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते, तो उसको फिर हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। बस, नाउ
ये जो एनालिसिस है सूक्ष्म शरीर की वो एक तरह से पूरी हुई। अगली कक्षा में अब आगे चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अखिल सूक्ष्म शरीरम् एक बुद्धि विषयतया वनवज्जलाशयवद्वा समष्टिः अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवज्जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति। व्यष्टिः अपि भवति। एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यम् सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणः च इति उच्यते। सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् ज्ञान इच्छा क्रियाशक्तिम् ज्ञान इच्छा क्रियाशक्तिमत् उपहितत्वाच्च अस्य एषा समष्टिः स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्मशरीरम् विज्ञानमयादिकोशत्रयम् जाग्रद्वासनामयत्वात् स्वप्नः अतएव स्थूलप्रपंच लयस्थानम् इति च उच्यते। अत्राप्यखिलसूक्ष्मशरीरमेकबुद्धिविषयतया वनवज्जलाशयवद्वा समष्टिः अनेकबुद्धिविषयतया वृक्षवज्जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति। एतत्समष्ट्युपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणश्चेत्युच्यते।
सर्वत्रानिस्युस्तत्वात् ज्ञानेच्छा क्रियाशक्तिमदुपहितत्वाच्च अस्यैषा समष्टिः स्थूलप्रपञ्चापेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्मशरीरम् विज्ञानमयादिकोशत्रयं जाग्रद्वासनामयत्वात् स्वप्नः अतएव स्थूलप्रपञ्चलयस्थानमिति चोच्यते। कई बार ऐसा लगता है कि सभी लोग पाठ नहीं करते। क्या ये सच है? मैं जब बोलता हूं तो कौन पाठ नहीं कर रहा था? मैं बोल दूं क्या? कौन पाठ नहीं कर रहा था? चलो आज इतना ही रखते हैं। बट मैं देखता रहता हूं, ये बात आप अंदर से समझते रहना। तो प्रमाद है, ये तमस है और कुछ नहीं। इसको जितनी जल्दी निकाल सको निकाल दो, ठीक है? वेदांत विद्यार्थी होना खिलवाड़ नहीं है, इसको खेल नहीं समझना चाहिए, अवसर समझना चाहिए और उसमें अपने सारी ऊर्जा का समर्पण करना चाहिए। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। काल तो आपकी आयु का ध्वंस कर ही रहा है और आप कुछ बन नहीं सकते, और बस ये भी अवसर गया। तो 2.5-3 साल आप अपनी युवावस्था का स्वर्णिम काल अगर आप खिलवाड़ में बिताना चाहते हो तो स्वागत है। सावधान। मैं जानता हूं, मैंने देखा है, लेकिन आज मैं नाम नहीं लेता हूं। क्यों किसी को कक्षा के पहले ही हरिओम किया जाए? अच्छा, तो एक तरह से सूक्ष्म शरीर का निर्वचन भगवान ने, आचार्य ने कर दिया। कोशत्रय मिलकर के सूक्ष्म शरीर होता है और कोशत्रय को कर्ता करण कार्य का संघात भी कह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर को कोशत्रय भी कह सकते हैं, कर्ता करण कार्य का संघात भी कह सकते हैं। वेदांत सार की भाषा में क्योंकि विज्ञान में कोश कर्ता है, कर्त्रात्मक है, और मनोमय करणात्मक है, प्राणमय कार्यात्मक है, कार्य रूप है। तो कर्ता करण कार्य का संघात, असेंबलिंग, पता नहीं संघात शब्द का अर्थ असेंबलिंग होगा कि नहीं होगा, लेकिन नियरर, इट इज नियरर। संघ बन गया उसका एक। अब उनको अलग अलग करके तो रखेंगे तो सारा संघात बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से, वैसे भाष्यकार के भाष्य में जब आप पढ़ेंगे कार्यकरण संघात, कर्ता वहां नहीं होता जनरली, तो कार्यकरण संघात
ये एक भाष्यकार का वाक्य है, ईडियम जैसा है ये। उसका अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इसलिए इसको वहां मत मिलाना। वहां क्या है, क्या शब्द बोला मैंने, कार्य करण संघात, बस। भाष्यकार अगर ये लिखते हैं, भाष्यकार माने आदि शंकराचार्य जी महाराज, भगवान शंकर के ही अवतार रहे, तो वहां शब्द है कार्य करण संघात, और यहां जो शब्द हो रहा है वो है कर्ता करण कार्य संघात। वहां कार्य का अर्थ है स्थूल शरीर और यहां कार्य का अर्थ है प्राण। प्राण, ठीक है। वहां करण का अर्थ है पूरा सूक्ष्म शरीर और यहां करण का अर्थ है केवल मनोमय कोश, बस। तो ये दोनों जगह में अंतर होगा। तो किस संदर्भ में कहाँ क्या बात कही गई है उसको वहां तक सीमित रखना। तो 3 बातें कही, एक तो कहा सूक्ष्म शरीर, एक कहा विज्ञानमयादि कोशत्रय, और तीसरा कहा कर्ता करण कार्य संघात। ये जो तीनों नाम हैं, तीनों विभाग पूर्वक जो नाम हैं, वो सभी के सभी एक ही चीज के नाम हैं। तो उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अब बोलते हैं अत्रापि अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया समष्टि ही। अच्छा, इसके पहले कि मैं इसमें प्रवेश करूं, ये जो पूर्व वाक्य है, आपके यहाँ नंबर क्या है मुझे मालूम नहीं, कौन सा नंबर है? 24वां। अच्छा, जो पढ़ रहे हैं वो 25 है, उसके पहले वाला 24वां, मेरे में 25 है वो। तो ये जो 24वां आपके ग्रंथ में वाक्य है, कहाँ से? एतेषु कोशेषु मध्ये, यहाँ से लेकर के सूक्ष्म शरीरमिति उच्यते। इसको आप चाहें तो समझ लें ये फलित वाक्य है। फलित वाक्य माने अब तक सूक्ष्म शरीर को लेके जो मीमांसा हो रही थी, अब यहां आकर के उसको उन्होंने उपसंहार किया है और उसको एक संक्षेप सार की तरह से प्रस्तुत किया है। फलित वाक्य मैंने इसलिए बोला, थोड़ा पारिभाषिक शब्द है वो। फलित वाक्य माने पूरे मीमांसा का फल क्या है, उसको भी आखिर वाक्य में ही बोलना पड़ेगा। अभी तक जितनी मीमांसा की गई थी, उस सारी मीमांसा का फल क्या है, वो भी तो आपको वाक्य में ही बोलना पड़ेगा ना। तो जिस वाक्य में पूरी मीमांसा का परिणाम बताया जा रहा हो, उस वाक्य को क्या बोलते हैं? फलित वाक्य। इसलिए इसको उपसंहार तो नहीं कह सकते आप, इसको फलित वाक्य कहिए। तो पूरा स्मरण हो जाएगा अगर आप इस वाक्य को जब पढ़ोगे या याद रखोगे और पहले का समझा हुआ हो, तब एक ही वाक्य में तो सब साफ है। क्या? कोशत्रयम, कर्ता करण संघात और मिलितम सत सूक्ष्म शरीरम। ये एतत् कोशत्रयम मिलितम सत सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। हो गया। अब बोलते हैं अत्रापि, यहाँ भी माने सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी, अत्रापि सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि, अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया समष्टि भवति। अनेक बुद्धि विषयतया व्यष्टि
अपि भवति। अब यह विषय अगर आपने कारण शरीर के संबंध में अच्छी तरह से समझा होगा तो यहाँ आसानी होगी। उस पर हमने मेरे ख्याल से 2-3 कक्षाएं ले ली थी, बल्कि इससे भी ज़्यादा, कि व्यष्टि समष्टि चीज क्या चीज होती है। ये वेदांत का एक बहुत जटिल क्षेत्र है, तो इसको फिर से पढ़ लेना अपने नोट में, और कैसेट हुआ होगा तो उसको देख लेना आप। मैंने संक्षेप में थोड़ा स्मरण कराऊं तो ये कहा था कि समष्टि और व्यष्टि 2 पदार्थों का नाम नहीं है। वो वाक्य याद रखना, व्यस्त समस्ताभिप्रायण व्यष्टि समष्टिता व्यपदिश्यते। व्यस्त समस्ताभि व्यापित्वेन, व्यस्त समस्त व्यापित्वेन समष्टि। तो ये है, 2 पदार्थ नहीं है, बल्कि एक ही चीज है, तो उसको कभी व्यष्टि बोलते हैं और कभी समष्टि बोलते हैं। जब किसी वस्तु का पृथक लक्षण प्रधान होता है, उसकी अपनी विशेषता को ध्यान में रख के जब हम वस्तु को देखते हैं तो उस समय वो व्यष्टि होती है। लेकिन जब समूह में वही वस्तु हो और हम किसी भी एक वस्तु की व्यक्तिगत विशिष्टता को, व्यक्तिगत वैशिष्ट्य को नहीं देखते हों, उसकी पृथक विशेषता को गौण करते हों और समूह पर दृष्टि हो, तो समष्टि व्यपदेश होता है। यह एक बहुत स्वाभाविक सी बात है। समूह में यदि व्यक्तिगत वैशिष्ट्य को गौण कर दिया जाए तो समष्टि भाव का उदय स्वाभाविक है, होता ही है। जैसे हम सारे व्यक्तियों की विशेषताओं को गौण कर दें तो हमको लगेगा कि ये सभी लोग मनुष्य हैं, मनुष्यों का एक समाज है। अगर किसी व्यक्ति की विशेषता पर हमारा ध्यान है तो समाज समझ में नहीं आएगा, है ना। समाज कभी समझ नहीं आ सकता, वो तो फिर व्यक्ति ही हमारे सामने है। अगर हम वृक्ष की विशेषता को ध्यान में रखते हैं तो वन कभी समझ में नहीं आएगा। वृक्ष की विशेषता जब गौण हो जाती है, हमारी बुद्धि वृक्ष की विशेषता की जब उपेक्षा कर देती है, तभी जाके बुद्धि में एक भावना, एक अवधारणा का आविर्भाव होता है, और उस अवधारणा को हम बोलते हैं वन है। यहाँ क्या है? बोले वन है। दूसरे ने कहा यहाँ तो वन नाम की कोई चीज नहीं है, केवल वृक्ष ही है। दोनों सही है। एक कहता है वन है, तो दूसरा कहता है कि यहाँ वन नाम की कोई चीज नहीं है, केवल वृक्ष है। क्योंकि उसकी दृष्टि किस पर है? तो बोले व्यष्टि पर है। उसकी दृष्टि है व्यष्टि, एक वृक्ष विशेष पर उसकी दृष्टि है। और उस वृक्ष विशेष को जब उसकी बुद्धि ने व्याप्त किया हुआ है तो बस वन गौण हो गया उसकी दृष्टि में। है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको थोड़ा और नीचे ले जाएं, ये बात मैंने कही थी, केवल स्मरण करा रहा हूं, तो वृक्ष भी
असल में शाखा फुनगी पत्तों के पार्थक्य और उनकी पृथक विशेषता को गौण किए बिना वृक्ष भाव भी उदित नहीं हो सकता। असल में तो वृक्ष भी एक समष्टि ही है। जिसको आप व्यष्टि बोलते हो, असल में व्यष्टि की तरफ ध्यान देंगे तो कुछ भी बनने वाला नहीं है। यह शरीर आपका समष्टि है। क्योंकि हाथ की विशेषता, सिर की विशेषता, पैर की विशेषता, पेट पीठ की विशेषता, सारे अंगों की पृथक विशेषता को जब आप गौण करते हो तभी बुद्धि में अवधारणा जन्म लेती है कि यह शरीर है। विनोद की बात है, विजय हमारे साथ में थे, तो हम दांतों के डॉक्टर के पास गए चंडीगढ़ में। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पीजीआई के। चंडीगढ़ पीजीआई तो एक स्वयं शहर है। वहाँ पर दांतों का जो अस्पताल है वो एक अस्पताल जैसा ही है, बड़ा, जैसे धर्मशाला में हो। अलग पूरी विंग और सब। तो उसके तो वो बॉस हैं। तो वो उनके हम क्या रिफ्रेशिंग रूम में जैसे बैठे थे, तो विनोद करे, बोले कि स्वामी जी ऐसी आदत पड़ गई है कि हम लोग आदमियों को जो है दांत से पहचानते हैं। तो जैसे नाम नहीं याद आ रहा हो तो आपस में बात करेंगे, वो जिसका 3rd नंबर दांत खराब था। तो ये दांतों से, बोले हम पिक्चर देखने जाते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं वो हीरोइन कितनी सुंदर है, तो मेरी नज़र उसके दांत पे जाती है, इसका दांत तो टूटने वाला है, ये सुंदर किधर से हो गई। ऐसा उनका भाव। तो बोले कि आपको इसका एक्सट्रीम सुनाता हूँ। एक दिन सिनेमा वाला हमारे पास आया दांत बनवाने के लिए। तो वो कहता है कि मेरी बालकनी का 3रा नंबर दांत खराब है। बालकनी माने इधर। क्योंकि वो सिनेमा में टिकट बेचता था, बालकनी का टिकट और फ्रंट लाइन का, बीच की लाइन का। तो उसको अब ऐसा अभ्यास पड़ गया कि उसी भाषा में ही बोलना है। तो बालकनी का 3रा मेंबर जो है। अच्छा, अब चूंकि उनका ध्यान व्यष्टि पर है, मेरा विषय वेदांत है, दांत नहीं है। तो चूंकि उनका ध्यान व्यष्टि पर है, इसलिए उनको शरीर दिखता नहीं। मेरा कहना यह था, जब किसी व्यष्टि की विशेषता को ही हमारी बुद्धि व्याप्त करेगी, उस समय समष्टि की अवधारणा का उदय नहीं होगा। और अगर व्यष्टि की विशेषता को गौण कर दे हमारी बुद्धि, केवल गौण कर दे, तो आप देखेंगे कि उस बुद्धि में समष्टि की अवधारणा का आविर्भाव स्वाभाविक है। राष्ट्र एक अवधारणा है। राष्ट्र की किसी चीज को हम राष्ट्र नहीं बोलते। सीमा को राष्ट्र बोलें कि लोगों को राष्ट्र बोलें कि भवनों को राष्ट्र बोलें कि खेत जमीन को राष्ट्र बोलें, किसको राष्ट्र बोलते हो? ये एक अवधारणा है ना। समष्टि अवधारणा है। उसमें एक राजनीतिक सीमा भी है, लोग भी हैं, वहाँ का इतिहास भी है, वहाँ का भूगोल भी है, वहाँ की संस्कृति भी है, और वहाँ के खेल भी हैं, और वहाँ की आर्थिक स्थिति भी है। इतनी चीजें राष्ट्र की अवधारणा में समाहित हैं। इन इतनी व्यष्टियों की समष्टि अवधारणा है राष्ट्र। तो ये भारतीय नृत्य है। अरे चलो जी,
भारतीय सीमाएं हैं, भारतीय लोग हैं, भारतीय भूगोल है, भारतीय संस्कृति है, क्या क्या चीज है। अब हम एक चीज पर अगर विशेष ध्यान देंगे तो फिर समष्टि अवधारणा निर्मित नहीं होगी। राष्ट्र की अवधारणा खंडित होने लगती है। राष्ट्र तो क्या खंडित होगा, राष्ट्र की अवधारणा खंडित होने लगती है यदि कोई जिलावादी हो जाए या प्रांतवादी हो जाए। तो क्या कहना चाहता है, प्रांतवादी होने से वो राष्ट्रवादी होना उसका बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान किस पर है, अब व्यष्टि पर। बना कि नहीं? तो यह एक ऐसा विषय है, आप फिर से उसको पढ़ना सुनना, मैं नहीं तो फिर से दोहराना पड़ेगा और वो एक शायद पुनरावृत्ति होगी, जरूरत नहीं है उसकी। तो अत्रापि, यहां भी क्या बोलते हैं, ध्यान से पढ़ना एक एक शब्द। अखिल सूक्ष्म शरीरम समष्टि ही। बोले अखिल सूक्ष्म शरीर को समष्टि बोल देंगे। अखिल सूक्ष्म शरीर में भी क्या है, व्यष्टि का ही शरीर है ना सूक्ष्म, समष्टि का तो कोई शरीर बना नहीं। आखिर इतने लोग हैं तो लोग का शरीर तो क्या है, सबका अलग अलग शरीर है। तो अखिल सूक्ष्म शरीरम समष्टि ही, सारे सूक्ष्म शरीरों को समष्टि बोलते हैं। बोले ये तो बोलना गलत है। सारे सूक्ष्म शरीर आप चाहे ये कहो जरूर, लेकिन सारे सूक्ष्म शरीर एक एक करके ही हैं और हर सूक्ष्म शरीर का एक ओनर है, एक स्वामी है। अच्छा भाई चलो नहीं बोलते, हम थोड़ा दूसरी तरह से बोलते हैं। सारे सूक्ष्म शरीरों को मिलाकर समष्टि कहलाएगी। बोले ये भी गलत है। हाँ क्यों गलत है भाई? अब क्या गलत है इसमें? सारे सूक्ष्म शरीरों को मिलाकर समष्टि कहलाएगी, इसमें क्या गलत है? क्योंकि मिलाएगा कौन भाई? सूक्ष्म शरीर को कोई मिलाने की ताकत है क्या किसी में? सारे स्थूल शरीरों को मिला सकते हो आप? मिला के माने इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हो गई। एक कैसे मिलाओगे? सारे सूक्ष्म शरीर पृथक पृथक तो रहेंगे ही रहेंगे। बोले नहीं, वो जब लय होंगे तो सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा। क्या? जब वो लीन होंगे महाप्रलय में तो उस समय सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा। तो सारे सूक्ष्म शरीर को मिला के माने कौन मिलाएगा कौन? तो ये भी गलत है महाराज। फिर क्या सही क्या है? तो बोले ये बुद्धि है जो सारे सूक्ष्म शरीरों को समूहीकृत करके देखती है। न सूक्ष्म शरीर मिलते हैं, न सूक्ष्म शरीर को मिटाया जाना है, एक बनाना है। न तो समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी का एक अलग से सूक्ष्म शरीर है जो बाकी सूक्ष्म शरीरों से अलग है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा राज? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर समष्टि सूक्ष्म शरीर भी अन्य सूक्ष्म शरीरों की तरह एक अलग सूक्ष्म शरीर होगा तो क्या होगा? वो भी व्यष्टि बन जाएगा। ये तो समस्या है, आना चाहिए। वो भी तो व्यष्टि बन जाएगा।
क्योंकि जैसे और सूक्ष्म शरीर हैं वैसे एक ये भी है। पहले 100 थे, अब 101 हो गए। हाँ, तो वो समष्टि सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहा, फिर वो एक विशेष व्यष्टि शरीर है, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर है। तो समष्टि सूक्ष्म शरीर माने क्या? न तो सूक्ष्म शरीरों से भिन्न एक और सूक्ष्म शरीर है, न तो सूक्ष्म शरीरों को मिलाना है। क्या है? तो बोलते हैं एक बुद्धि विषयकतया। ये बस इस शब्द पर आप ध्यान देना, एक बुद्धि विषयतया। समष्टि सूक्ष्म शरीर क्या है? तो बोले जब बुद्धि पृथक पृथक सूक्ष्म शरीरों की विशेषताओं को की उपेक्षा कर देती है, उपेक्षा कर देती है, तो उसी बुद्धि में यह अवधारणा प्रकट होती है कि यहाँ पर एक समष्टि सूक्ष्म शरीर है। देखो, बुद्धि में समूह की अवधारणा का आविर्भाव होता है। बुद्धि में समस्त सूक्ष्म शरीर समवेत हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। समवेत माने इकट्ठा होना। बुद्धि ही सारे सूक्ष्म शरीरों का समूहीकरण करती है। अन्यथा, एक कुर्सी देना भाई अम्मा को। हाँ, ठीक है, वो बैठ लगी। अन्यथा तो स्वयं सूक्ष्म शरीर समूह नहीं बनते। अगर भीड़ भी हमारी बुद्धि में आता है तो भीड़ जो भावना है वो बुद्धि में होती है। असंख्य या 1,00,000 मनुष्यों की व्यष्टि जब हमारी बुद्धि में उपेक्षित हो जाती है और तब बुद्धि कहती है यहां पर भीड़ है। लेकिन उसी समय अगर किसी का ध्यान किसी एक व्यष्टि पे जाए तो उसको भीड़ गायब दिखेगी, वही व्यक्ति ही दिखेगा। ठीक है ना? तो ये क्या बोलते हैं? एक बुद्धि विषयतया अखिल सूक्ष्म शरीरम, अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया। क्या बढ़िया शब्द। अगर आप इसके मर्म को छू रहे हो तो आप इस शब्द का आनंद ले सकते हो। एक ही बुद्धि का विषय बन रहा है अखिल सूक्ष्म शरीर। जैसे जैसे सुन लो, जैसे एक ही बुद्धि का विषय बन रहा है आपका अखिल शरीर, स्थूल शरीर। एक वृत्ति आई और उसने कहा इदम एकम शरीरम। हालांकि कितने हैं वहां पर? कई अंग हैं, लेकिन एक बुद्धि विषयतया बुद्धि ने क्या निश्चय किया? इदम एकम शरीरम, ये एक शरीर है। तो ये किसने कहा? बुद्धि ने। कैसी बुद्धि है ये? एक बुद्धि विषयतया। बुद्धि विषय कर रही है एक को। है वहां कितने? असंख्य हैं, अनेक हैं। वस्तु स्थिति में अनेकता होते हुए भी व्यष्टि की विशेषता को गौण करके जब बुद्धि